हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजिक्स क्वेश्चंस का, जो आपके रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम में लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन एक से दो क्वेश्चन तो कंप्लीट ही पूछा जा रहा है। तो हम लोग टोटल देखेंगे जो जो क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है। तो इस लेक्चर को आप लोग पूरा देखना, और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो देखो, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि वाहनों में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग वाहनों में पीछे देखने के लिए उपयोग करते हैं उत्तल दर्पण का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। यह दर्पण हमेशा वस्तु का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, पीछे से आ रहे बड़े वाहनों को छोटे रूप में स्पष्ट दिखाता है। सड़क पर लगे परावर्तक लैंप में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। तो इसका कुछ फैक्ट्स आप लोगों ने देख लिया। हम लोग बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, दाढ़ी बनाने या फिर डेंटिस्ट द्वारा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें किया जाता है अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। हम लोग दाढ़ी बनाते समय या फिर डेंटिस्ट जब चेकअप करता है तो वो अवतल दर्पण का उपयोग करता है। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो तो यह सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। डेंटिस्ट इसका उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। वाहनों की हेडलाइट और टॉर्च में प्रकाश की शक्तिशाली किरणें प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग होता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखना। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के काम में आता है। यह वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है। ये सब तो इजी क्वेश्चन हैं, हम लोग इससे टफ क्वेश्चन देखेंगे आगे। पहले ये सब हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। हीरे का चमकना और मृग मरीचिका बनना किस घटना का उदाहरण है। तो ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण। ये पॉइंट याद रखना आप लोग, इम्पोर्टेंट है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है या फिर हम लोगों को मृग मरीचिका की घटना होती है। यह तब होता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। इसके लिए आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, और हीरे का क्रांतिक कोण बहुत कम, लगभग 24.4 डिग्री होता है, जिससे वह अत्यधिक चमकता है। ऑप्टिकल फाइबर भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। गर्मियों में सड़क पर पानी दिखने का भ्रम मृग मरीचिका इसी के कारण होता है। तो हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। चौथा प्रश्न है साथियों, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश का परावर्तन के कारण, प्रकाश का अपवर्तन के कारण, या फिर प्रकाश के विवर्तन के कारण। तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। वायुमंडल में मौजूद धूल और गैस के कण सूर्य के प्रकाश को बिखेर देते हैं, और नीले रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, इसलिए सबसे ज्यादा बिखरता है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होने के कारण सबसे कम बिखरता है। आप लोगों ने देखा होगा प्रिज्म में जो लाल रंग का प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम बिखरता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज का लाल दिखना भी प्रकीर्णन का ही परिणाम है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं है। तो आकाश का ओरिजिनल रंग है, जो कलर है वो काला ही है। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। पांचवा प्रश्न है, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या है। तो ये है डायोप्टर, यानी कि डी। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि 1/f मीटर में। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। यह फोकस दूरी 1 मीटर है तो लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगी, और चश्मे का नंबर भी इसी डायोप्टर इकाई में मापा जाता है। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। छठा प्रश्न बहुत ही इजी है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसमें किया जाता है अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष में आप लोग याद रखना कि अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस। दूर दृष्टि में उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। इसका फैक्ट्स आप लोग देख लेना। हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है। तो दूरदृष्टि दोष के लिए होता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। इसमें आप लोग फैक्ट देख लेना। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। आठवां प्रश्न है, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो ये बनता है आपके रेटिना पे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। रेटिना आँख के पीछे एक प्रकाश संवेदनशील पर्दा है।
रेटिना पर बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है। मस्तिष्क इस उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करके समझता है। रेटिना में छड़ और शंकु नामक दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। शंकु कोशिकाएं रंग पहचानने और छड़ कोशिकाएं कम रोशनी में देखने में मदद करती है। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। 9वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यह है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। ब्रह्मांड में इससे तेज गति से कोई भी वस्तु यात्रा नहीं कर सकती। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल कम हो जाती है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। इसे C अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। E = mc²। ये आप लोग जानते होंगे, जो आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था। E = mc², वही है। रोमर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रकाश की चाल को मापा था। ये पॉइंट आप लोग याद रखना। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की तरफ। 10वां प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ये भी एक बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। प्रकाश वर्ष है दूरी की इकाई, यानी कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई कुल दूरी को हम लोग एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, यानी कि लाइट ईयर। एक प्रकाश वर्ष लगभग 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। यह समय की नहीं बल्कि अत्यधिक लंबी दूरियों को मापने की इकाई है। तारों और आकाशगंगाओं के बीच की दूरी मापने में इसका उपयोग होता है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है, जो 3 × 26 प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी, सही जवाब। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। साथियों, 11वां प्रश्न है कि पानी में डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई क्यों दिखाई पड़ती है। तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। ये बहुत ही ज्यादा इजी प्रश्न है। उम्मीद है कि आप लोग सब लोगों को ये प्रश्न आसानी से बन जा रहा होगा। इसका आप लोग फैक्ट्स देख लेना। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सिर्फ यहाँ पे एक पॉइंट ये वाला देख लो कि तारों का टिमटिमाना भी वायुमंडलीय अपवर्तन का ही उदाहरण है। तो हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 है, प्राथमिक रंग कौन से हैं। तो ये है RGB, जिसको हम लोग जानते हैं, लाल, हरा और नीला। ये तीनों को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक रंग। ये इन तीनों रंगों को किसी अन्य रंग को मिलाकर नहीं बनाया जा सकता है। इन्हीं तीनों रंगों को अलग अलग अनुपात में मिलाकर दुनिया के सभी रंग बनाए जाते हैं। रंगीन टीवी, मोबाइल डिस्प्ले में इन्हीं RGB पिक्सेल्स का उपयोग होता है। तीनों प्राथमिक रंगों को एक साथ मिलाने पर श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है। मुद्रण के प्राथमिक रंग अलग होते हैं, सियान, मैजेंटा, पीला और काला। प्रिंटिंग के प्राथमिक रंग अलग होते हैं, ये होता है CMYK। तो इसका हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, RGB। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है। तो ये होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। प्रश्न संख्या 14 बहुत ही ज्यादा एकदम बच्चा वाला सवाल है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो ये होता है आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर। क्योंकि समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा रहता है और वस्तु के बराबर ऊंचाई का रहता है। तो हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरकर 7 रंगों में बिखरना क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। हम लोग बढ़ते हैं, इसमें एक पॉइंट देख लेना आप लोग। लाल रंग का विचलन सबसे कम और बैंगनी का सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। कार्य का सूत्र और इसका एसआई मात्रक क्या है। तो कार्य का सूत्र और इसका एसआई मात्रक है W = Fs cos थीटा और इसका एसआई मात्रक है जूल। ये पॉइंट आप लोग याद रखना। वर्क = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। भौतिकी में कार्य तभी होता है जब बल लगने पर वस्तु में विस्थापन हो। यदि विस्थापन शून्य है तो किया गया कार्य भी शून्य होगा। बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण होने पर कार्य शून्य होता है। जैसे कि कूली अपने सिर पे बोझ उठाता है, तो वो क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है, तो शून्य रहता है क्योंकि कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता।
समान सिर्फ उसके सिर पे रहता है। कार्य एक अदिश राशि और इसकी कोई दिशा नहीं होती। इसका सीजीएस मात्रक अर्घ है और 1 जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्घ। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो ये होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये आप लोग याद रखना। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18 इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो इसमें होता है 746 वाट। आप लोग याद रखना। अक्षय कुमार की एक मूवी है खिलाड़ी 786, तो उससे आप लोग याद रखना कि अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर होता है खिलाड़ी 786 यानी कि 786 वाट। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 19 प्रश्न है कि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या है? तो इसका काइनेटिक एनर्जी का सूत्र आप लोग सबको मालूम होगा कि हाफ mv²। तो यह जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित गतिज ऊर्जा कहलाती है। दौड़ता हुआ व्यक्ति, बहता हुआ पानी और चलती हुई गोली में यह ऊर्जा होती है। यदि वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हाफ mv² है। तो इसका m का मान दोगुना करने से इधर e का मान भी दोगुना हो जाएगा। यदि वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 20 है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है, ये होता है mgh। वस्तु की स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा आती है वह स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे कि बांध में इकट्ठा किए गए पानी में अत्यधिक स्थितिज ऊर्जा होती है और तनी हुई स्प्रिंग घड़ी की चाबी में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। ऊंचाई बढ़ने पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा समानुपाती रूप से बढ़ती है और नीचे गिरते समय यह स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग देखो साथियों। 21 नंबर प्रश्न के ऊर्जा संरक्षण का नियम यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? तो ये है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। ब्रह्मांड में कुल ऊर्जा हमेशा स्थिर रहती है। पेंडुलम के झूलते समय गतिज और स्थितिज ऊर्जा एक दूसरे रूप में बदलती रहती है, पर कुल ऊर्जा समान रहती है। इसे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहा जाता है। आइंस्टीन का E=mc² समीकरण द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच संबंध बताता है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम हम लोगों ने देख लिया। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे है यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हम लोग को बोलते हैं डायनेमो या फिर जनरेटर। ये क्या करता है? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। माइकल फैराडे ने इसकी खोज की थी। जल विद्युत स्टेशनों में टरबाइन घूमने से डायनेमो ही बिजली बनाता है। साइकिल में भी हेडलाइट जलाने के लिए छोटा डायनेमो लगाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे बच्चों के साइकिल में डायनेमो लगाया जाता है, जिसके कारण जब साइकिल चलती है उससे बल्ब जलता है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये लास्ट पॉइंट देखो, विद्युत मोटर इसकी ठीक उल्टा काम करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जैसे कि हमारे घर पे लगा हुआ पंखा। ये सब जब हम लोग उसमें विद्युत ऊर्जा देते हैं तो वो यांत्रिक ऊर्जा के रूप में चलने लगता है और वो हवा देता है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तेईस नंबर प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? तो ये है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर जब हम लोग यूज करते हैं तो वो हम लोग जैसे ही करंट उसमें प्रवाहित करते हैं तो लाउड स्पीकर क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, जिससे जोर जोर से आवाज आता है। यह विद्युत सिग्नलों को प्राप्त करके पर्दे को कंपन करता है, जिससे ध्वनि पैदा होता है। माइक्रोफोन इसका ठीक उल्टा काम करता है, ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बल्ब या फिर ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है और सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती है तो उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा कितनी होती है? तो हमेशा नियत रहती है, यानी कि कांस्टेंट रहती है।
ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। ये आप लोग देख लो, यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा दोनों का योग होता है। ऊंचाई से गिरते समय स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है। उसी अनुपात में वेग बढ़ने के कारण गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। रास्ते के हर बिंदु पर दोनों का जोड़ हमेशा बराबर रहता है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 हो गया 25 की तरफ। प्रश्न संख्या 25 है, संवेग और गतिज ऊर्जा के बीच संबंध क्या है? यानी कि मोमेंटम और गतिज ऊर्जा के बीच संबंध क्या है? तो ये है p²/2m। संवेग होता है द्रव्यमान गुना वेग, जिसको हम लोग संवेग बोलते हैं। यदि किसी वस्तु का संवेग गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। समान गतिज ऊर्जा वाले एक भारी और एक हल्के कण में भारी कण का संवेग अधिक होगा। यह सूत्र प्रतियोगी परीक्षाओं में संख्यात्मक पत्रों में बहुत बार पूछा जाता है। संवेग एक सदिश राशि है जबकि गतिज ऊर्जा एक अदिश राशि है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 26 की तरफ। 26वां प्रश्न है कि विस्थापन समय ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है? तो विस्थापन समय का ग्राफ दर्शाता है वेग को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। ग्राफ की रेखा जितनी खड़ी होगी वेग उतना ही ज्यादा अधिक होगा। दूसरा पॉइंट है कि यदि ग्राफ एक सीधी क्षैतिज रेखा है तो वस्तु विराम अवस्था में है। यदि ग्राफ एक सीधी तिरछी रेखा है तो वस्तु एक समान वेग से चल रहा है। वक्र रेखा असमान वेग या फिर त्वरित गति को दर्शाता है। विस्थापन परिवर्तन की दर को हम लोग वेग कहते हैं, यानी कि वेग इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर, वेग समय ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है? तो वेग और समय का ढाल का ये जो ग्राफ है ये दर्शाता है त्वरण को, यानी कि एक्सेलरेशन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। त्वरण वेग परिवर्तन की दर है, यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। यदि ग्राफ की रेखा ऊपर की ओर जा रही है तो त्वरण धनात्मक है, और यदि रेखा क्षैतिज है तो इस वेग स्थिर है और त्वरण शून्य है। यदि रेखा नीचे आ रही है तो वस्तु धीमा हो रही है, यानी कि ऋणात्मक, और इस ग्राफ के माध्यम से गति के समीकरण को सिद्ध किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 28। वेग समय ग्राफ के नीचे के ढाल क्या मापता है? तो यहाँ पे है वेग और समय का ढाल, तो ये होगा तय किया गया विस्थापन, क्योंकि ग्राफ में समय एक्स अक्ष के बीच की क्षेत्रफल वस्तु द्वारा तय की गई दूरी या फिर विस्थापन बताता है। यदि क्षेत्रफल आयत है तो उसका विस्थापन लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि v गुना t होगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो उसका त्वरण क्या होगा? तो उसका त्वरण होगा ऑब्वियसली शून्य होगा, क्योंकि वस्तु क्या हो रहा है, एक समान चाल से एकदम चल रहा है, एक समान चाल से, उसके चाल में परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसके वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा, तो उसका त्वरण होगा शून्य, क्योंकि त्वरण का अर्थ ही है वेग में परिवर्तन होना। ये आप लोग पॉइंट्स इसका देख लेना। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 30 है कि ऋणात्मक त्वरण को विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसे को हम लोग बोलते हैं मंदन, यानी कि रिटर्डेशन, फिर डिसेलरेशन के रूप में हम लोग इसको जानते हैं मंदन, जब त्वरण निगेटिव में हो। यह तब होता है जब वस्तु का वेग समय के साथ घट रहा है। चलती हुई ट्रेन में ब्रेक लगने पर मंदन उत्पन्न होता है। ऊपर फेंकी गई गेंद पर गुरुत्वाकर्षण के कारण मंदन कार्य करता है, जिससे वह रुक जाती है। इसका SI मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। गति के समीकरण में इसे माइनस चिन्ह के साथ लिखा जाता है। प्रश्न संख्या 31 है साथियों, न्यूटन का गति का पहला नियम क्या कहलाता है? तो न्यूटन की गति का पहला नियम कहलाता है जड़त्व का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया। इस नियम के अनुसार रुकी हुई वस्तु रुकी रहेगी और चलती हुई वस्तु चलती रहेगी जब तक कोई बाहरी बल न लगाया जाए। जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। बस के अचानक चलने पर यात्रियों के पीछे की ओर गिरना भी इसी का उदाहरण है। कंबल को डंडे से पीटने पर धूल के कणों का गिरना भी जड़त्व के कारण है। गैलीलियो ने न्यूटन से पहले जड़त्व की अवधारणा प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट प्रश्न, रॉकेट का उड़ना और बंदूक से गोली चलना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है संवेग संरक्षण का नियम, या फिर न्यूटन का तीसरा नियम के अनुसार। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, एक्शन रिएक्शन। रॉकेट पीछे की ओर तेजी से गैस छोड़ता है, जिससे आगे बढ़ने की बल मिलता है। गोली आगे जाती है तो बंदूक पीछे की ओर झटका मारती है।
तैराक पानी को पीछे ढकेलता है ताकि वह आगे बढ़ सके। संवेग टक्कर से पहले और बाद में हमेशा संरक्षित रहता है। साथियों, नेक्स्ट प्रश्न, किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर सबसे अधिक कहाँ होता है? तो यह होता है ध्रुवों पर, यानी कि पोल्स पर किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी पर सबसे अधिक होता है। भार W=mg गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। पृथ्वी चपटी होने के कारण ध्रुवों पर g का मान अधिकतम होता है। भूमध्य रेखा पर g का मान न्यूनतम होता है, इसलिए वहां भार सबसे कम होता है। द्रव्यमान पूरे ब्रह्मांड में स्थिर रहता है, केवल भार बदलता है। पृथ्वी के केंद्र पर g शून्य होने के कारण वस्तु का भार शून्य होता है। तो द्रव्यमान पूरे ब्रह्मांड में स्थिर रहता है, जबकि केवल भार बदलता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना है? तो ये है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि इस स्पीड से अगर हम किसी भी चीज को जोर से फेंकेंगे तो वो हम लोग के वायुमंडल से बाहर निकल जाएगा, पूरा गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। यह वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के पार कर जाएगा। इस वेग से फेंकी गई वस्तु कभी पृथ्वी पर वापस नहीं लौटेगी। चंद्रमा पर पलायन वेग बहुत ही कम, यानी कि 2.38 किलोमीटर पर सेकंड है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण यही है कि गैस के अणुओं का वेग वहां के पलायन वेग से अधिक है। पलायन वेग वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न, गति का समीकरण v=u+at में u और a क्या दर्शाते हैं? तो u प्रारंभिक वेग और a त्वरण, और v दर्शाता है फाइनल जो उसका वेग है, यानी कि वेलोसिटी है उसको। यह गति का पहला समीकरण है, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। v अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी और t समय को दर्शाता है। दूसरा समीकरण s=u2+12at², जहाँ s विस्थापन है। तीसरा समीकरण है v²u²+2as। इस समीकरण केवल एक समान त्वरण के लिए लागू होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 36, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। विद्युत धारा आवेश की प्रवाह को दर को कहते हैं हम लोग, I=Q/T। 1 एम्पियर का अर्थ है 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश का प्रवाहित होना। यह भौतिकी की 7 मूल इकाइयों में से एक है। विद्युत धारा हमेशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा में मानी जाती है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलम होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 37, ओम का नियम का सूत्र क्या है? तो ओम के नियम का सूत्र के बराबर V=IR होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। वोल्टेज V वोल्टेज, I धारा और R प्रतिरोध है, और इस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर वोल्टेज धारा के समानुपाती होता है। प्रतिरोध R का एसआई मात्रक ओम है। यह नियम के सभी धात्विक चालकों के लिए सत्य है। अर्धचालक और डायोड ओम के नियम का पालन नहीं करते। तो ये जो पॉइंट है, अर्धचालक और डायोड ओम के नियम का पालन नहीं करते, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विद्युत धारा को मापने के लिए परिपथ में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो जब भी हम लोग को विद्युत धारा मापना होता है तो हम लोग उपयोग करते हैं एमीटर को, और जब हम लोग को वोल्ट मापना होता है तो हम लोग उसको वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं विभवांतर मापने के लिए। एमीटर को हमेशा विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग होता है। वोल्ट मीटर को परिपथ में हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। गैल्वेनोमीटर हमेशा बहुत छोटी विद्युत धारा की दिशा और उपस्थिति का पता लगाता है। तो एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 39, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो ये है अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं। यांत्रिक तरंग होने के कारण ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती, इसलिए अंतरिक्ष में आवाज नहीं आती। ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक और गैसों में सबसे कम होती है। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ और अयांत्रिक होती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो ये होता है 332 मीटर पर सेकेंड 0 डिग्री पर। तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। प्रति 1 डिग्री बढ़ने पर 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ती है। नमी बढ़ने पर
हवा में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ध्वनि को माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे ही नमी बढ़ती है तो क्या होता है कि जो कण है पानी का, तो वो सब आपस में बहुत नज़दीक रहते हैं, जिसके कारण ध्वनि की गति बढ़ जाती है, उसकी चाल। दाब बदलने पर ध्वनि की चाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जब कोई वस्तु ध्वनि की चाल से तेज उड़ती है तो उसे सुपरसोनिक कहते हैं। सुपरसोनिक विमान एक शॉक वेव पैदा करता है जिसे सोनिक बूम कहते हैं। प्रश्न संख्या 41 है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। स्पष्ट प्रतिध्वनि यानी कि एको सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए लगभग 17.2 मीटर। ये आप लोग ये याद रखना, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हम लोग इसका फैक्ट्स देख लेते हैं। प्रतिध्वनि के परावर्तन के कारण उत्पन्न होता है प्रतिध्वनि। हमारे मस्तिष्क में किसी ध्वनि का प्रभाव 0.1 सेकंड तक रहता है, यानी कि परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखना। अगला पॉइंट है कि यह स्पष्ट इको के लिए ध्वनि को जाना और वापस आने में कम से कम 0.1 सेकेंड लगना चाहिए। चमगादड़ और डॉल्फिन शिकार पकड़ने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग करते हैं। स्टेथोस्कोप भी ध्वनि के बहुपरावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग देखो, स्टेथोस्कोप ध्वनि के बहुपरावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण, वायुमंडलीय दाब के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण या फिर संयंत्र के कारण? तो वर्षा की जो बूंदें गोल होती है वो होता है पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। तरल पदार्थों की प्रवृत्ति अपना क्षेत्रफल न्यूनतम रखने की होती है। समान आयतन के लिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे कम होता है। पृष्ठ तनाव संसंजक बल के कारण उत्पन्न होता है। साबुन या फिर डिटर्जेंट मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे कपड़े साफ होते हैं। गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गर्म होने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और सूप जीभ पर अच्छे से फैलता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, साबुन या फिर डिटर्जेंट मिलाने पर पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे कपड़े साफ होते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गर्म होने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और सूप जीभ पर अच्छे से फैलता है। हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाइड्रोलिक प्रेस या फिर हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है पास्कल के नियम पे। इस नियम के अनुसार बंद द्रव पर लगाया गया दाब सभी दिशाओं में समांतर रूप से संचरित होता है। इसी सिद्धांत में थोड़े से बल का उपयोग करके बहुत भारी कारों को उठाया जाता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट को। पास्कल दाब का ऐसा ही मात्रक है। दाब का सूत्र P बल बाई क्षेत्रफल होता है। यही कारण है कि चाकू की धार पतली रखी जाती है ताकि कम बल से ज़्यादा दाब लग सके। यानी कि जैसे ही हम लोग दाब कम करेंगे तो बल ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध की शुद्धता मापने वाले लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह कार्य करता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। लैक्टोमीटर कार्य करता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। आर्किमिडीज के अनुसार जब कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी उसके द्वारा हटाए गए कुल द्रव्य के भार के बराबर होता है। हाइड्रोमीटर भी द्रवों का घनत्व मापने के लिए इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। इसी सिद्धांत के कारण लोहे का भारी जहाज पानी में तैरता है जबकि छोटी कील डूब जाती है। पनडुब्बियां भी इसी सिद्धांत का उपयोग करके पानी के अंदर ऊपर नीचे जाती है। जब बर्फ पानी पर तैरती है तो उसका 1/10वां हिस्सा पानी के ऊपर रहता है, बाकी 90% हिस्सा वो पानी के अंदर रहता है। ये आप लोग याद रखना। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, लेकिन यहाँ पे जो ये पॉइंट है, हाइड्रोमीटर भी द्रवों का घनत्व मापने के लिए इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आप लोग याद रखना। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 45 है कि ट्रांसफार्मर किस प्रकार की धारा पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है केवल एसी करंट पे, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा पे। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाने या फिर घटाने का कार्य करता है। यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह दिष्ट धारा पर बिल्कुल काम नहीं करता। यह केवल वोल्टेज बदलता है, विद्युत धारा की आवृत्ति और शक्ति नहीं बदलती। घरों में 220 वोल्ट की सप्लाई स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के माध्यम से ही आती है। जिसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, ओनली अल्टरनेट करंट।
प्रश्न संख्या 46 है, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का ऐसे मात्रक है ओम। प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। तार की लंबाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, तार की मोटाई बढ़ाने पर प्रतिरोध घट जाता है, और विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का उसे मात्रक है ओम मीटर। चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होता है, इसलिए वह सर्वोत्तम चालक है। यहाँ पे यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है, ये आप लोग याद रखना। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47 की तरफ। 47वां प्रश्न है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम किस प्रकार के पदार्थ हैं? तो इसको हम लोग जानते हैं अर्धचालक से, सेमीकंडक्टर के नाम से। इनकी चालकता सुचालकों और कुचालकों के बीच होती है। तापमान बढ़ने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है और प्रतिरोध घटता है। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि कंप्यूटर चिप्स, मोबाइल प्रोसेसर पूरी तरह से सिलिकॉन पर निर्भर है। सोलर सेल बनाने में भी मुख्य रूप से सिलिकॉन का उपयोग होता है, और अशुद्धियाँ मिलाकर इनकी चालकता को आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जा सकता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अशुद्धियाँ मिलाकर इनकी चालकता को आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जा सकता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तापमान बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है, प्रतिरोध घटता है। हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 48 है, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो रेडियो सक्रियता की खोज की थी हेनरी बेकरेल ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। इन्होंने 1896 में यूरेनियम के लवणों में अदृश्य किरणों के उत्सर्जन की खोज की थी। बाद में मैडम क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम जैसे अन्य रेडियोधर्मी तत्वों की खोज की। रेडियो सक्रियता की एसआई इकाई बेकरेल है, जबकि पुरानी इकाई क्यूरी है। अल्फा, बीटा और गामा किरणें रेडियोधर्मी क्षय के दौरान निकलती है। गामा किरणों की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, हेनरी बेकरेल। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 49 है साथियों कि बल का ऐसे मात्रक क्या है? तो बल का ऐसे मात्रक है न्यूटन, ये आप लोग याद रखना। और अगर है पूछेगा कि शक्ति का ऐसे मात्रक, तो वो है वॉट। एक न्यूटन बल वह है जो 1 किग्रा द्रव्यमान में 1 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर सके। बल का सीजे मात्रक डाइन है। 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होता है। प्रकृति में 4 मूल बल है, 4 मूल बल है। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल ब्रह्मांड का सबसे मजबूत बल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन है कि आवृत्ति का ऐसे मात्रक क्या है? आवृत्ति का ऐसे मात्रक होता है हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। 1 सेकंड में होने वाले कंपनों या चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। मानव कान केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि तरंगे ही सुन सकता है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति को प्रस्राव्य तरंग कहते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति को अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। भारत में घरों में आने वाली एसी बिजली की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। तो साथियों, इस लेक्चर में टोटल 50 क्वेश्चंस थे। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस लेक्चर को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।